कहानी एक झील के किनारे के घर से शुरू होती है, जहां एक लड़की थेरेसा पानी के पास बैठी है। तभी उसके दोस्त किलिप का ड्रोन उसे डराता है। किलिप वहां आता है और उसका मजाक उड़ाता है, जिससे थेरेसा उसे देखकर नाराज हो जाती है। थेरेसा पूछती है कि क्या उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका का हालचाल नहीं लेना चाहिए, जिसे किलिप कहता है कि उसने उसे मेडिसिन दी है तो वो ठीक हो जाएगी। थेरेसा जेसिका के पास जाती है और देखती है कि वो सो रही है, तो वो उसके पास बैठकर वुथरिंग हाइट्स पढ़ने लगती है। अचानक उसे जेसिका की आवाज सुनाई देती है और वो चौंक जाती है जब देखती है कि जेसिका बिस्तर पर बैठकर कुछ पढ़ रही है। उसे डर लगने लगता है क्योंकि जेसिका उसी पन्ने से एक अंश पढ़ रही है जो वो खुद पढ़ रही थी, और फिर उसकी आवाज मर्दाना और डरावनी हो जाती है। थेरेसा उससे चुप रहने को कहती है और जैसे ही वो उसकी तरफ पढ़ती है, जेसिका चुप हो जाती है और बिस्तर से गिर जाती है। थेरेसा उसकी हालत देखने जाती है और पाती है कि जेसिका बेहोश है, लेकिन अचानक वो उठ जाती है और दौरे पड़ने लगती है। थेरेसा उसकी जांच करती है और मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका उसके बालों को पकड़ लेती है और उसे खींच लेती है। थेरेसा कैलिप की तरफ लड़खड़ाते हुए जाती है, जो उसे देखकर चौंक जाता है, और तभी उसे पोजेस्ड जेसिका नजर आती है। जेसिका ड्रोन को पकड़ लेती है और उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर अपने ही चेहरे पर काट लेती है और पानी में गिर जाती है। कैलेब उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन वो उसे पानी में खींच लेती है ताकि उसे मार सके, और फिर थेरेसा की तरफ उसका कटा हुआ सिर फेंक देती है और पानी की ऊपर उड़ने लगती है। एक दिन पहले एक औरत जिसका नाम बेथ है, एक म्यूजिक वेन्यू में है। वो बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं जब वो रिजल्ट देखती है। दूसरी तरफ बेथ की बहन एली एक टैटू आर्टिस्ट है जो अपने 3 बच्चों, डीजे बनने का सपना देखने वाले डैनी, एक्टिविस्ट ब्रिजिट और छोटी कैसी के साथ रहती है। तभी दरवाजे पर एली को पड़ोसी जेक और उसके छोटे भाई स्कॉट का नॉक आता है। जेक को ब्रिजिट पर क्रश है, लेकिन वो उसके साथ दर्द देखने का न्योता ठुकरा देती है। बेथ अपार्टमेंट पर एली से मिलने आती है, लेकिन बहनें एक दूसरे से दूर है और उनकी मां के साथ उनका रिश्ता काफी जटिल है। बेथ उनके लिए तोहफे लाती है, और जब वह अपने पिताजी के लिए एक तोहफा निकालती है तो सब चुप हो जाते हैं। एली बच्चों को पिज्जा लाने भेज देती है और बेथ को बताती है कि उसका पति उन्हें 2 महीने पहले छोड़ गया। बेथ उससे पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। अब जब बच्चे पिज्जा लेकर लौटते हैं तो अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक जोरदार भूकंप आता है, जिससे सब डर जाते हैं। जब भूकंप रुकता है तो डैनी पार्किंग गैरेज में एक छेद ढूंढता है। वह उस छेद में जाता है और एक छिपा हुआ कमरा पाता है जिसमें विनाइल डिस्क और एक रहस्यमय किताब है जिसका नाम द नेचर ऑन डेमोंटो है। डेड किताब वापस अपार्टमेंट ले आता है और ब्रिजिट को दिखाता है, सोचते हुए कि माँ इसे बेचकर थोड़े पैसे कमा सकती है, लेकिन वो कहती है कि माँ वो चीज कैश नहीं करेगी जो उसने चुराई है। वो किताब खोलने की कोशिश करता है और उसका हाथ कट जाता है और उसके खून की बूंदें किताब पर गिरती है। ब्रिजिट देखती है कि किताब खुद ब खुद खुल रही है। जब डैनी किताब खोलता है तो उसमें डरावने ड्राइंग्स नजर आते हैं, जिससे ब्रिजिट डर जाती है और किताब बंद कर देती है। वो कहती है कि उसे ये पसंद नहीं है, उसे तुरंत इसे वापस रखना चाहिए। वह कमरे से बाहर निकलती है। डैनी एक वायनल सुनता है और एक पुजारी की आवाज सुनाई देती है जो नेक्रोनोमिकॉन की प्रकृति के बारे में बात कर रहा है, एक अपवित्र जादू का पाठ करते हुए। उसे बहुत डर लगने लगता है और वो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं रुकता और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। इस बीच एली सामान ले रही है और लिफ्ट की ओर वापस जा रही है। हम देखते हैं कि एक अदृश्य शक्ति उनके बिल्डिंग की ओर आ रही है। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकलती है, अचानक उसे एक अदृश्य प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे जाने लगती है, जिससे वह जब वो बेहोश होती है और कुछ समय बाद होश में आती है तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो उसे तड़पा रही है। फिर वो उसे लिफ्ट के केबल से दर्दनाक तरीके से बांध देती है। पूरे बिल्डिंग में बिजली चली जाती है और ब्रिजिट बेथ से कहती है कि लगता है सिर्फ उनके बिल्डिंग की ही बिजली गई है। डैनी फ्यूज चेक करता है और ब्रिजिट मोमबत्तियां जला रही होती है। तभी एली अपार्टमेंट में लौटती है, जो अब उन दानवों के कब्जे में है। वो किचन में जाती है और गैस ऑन करती है और एक फ्राइंग पैन में अंडे फेंकने लगती है, जिनमें से कुछ खून से भरे होते हैं। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं और बेथ उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है।
तब एली शांत आवाज में अपनी बच्चों को काटने और उनके अंदर चढ़ने की बात करने लगती है। फिर वो उनके पीछे क्रॉल करने लगती है। फिर वो उनकी तरफ मुड़कर कहती है कि ये वो नहीं है। इसके बाद वो गिर जाती है और क्रीपी तरीके से उनकी तरफ क्रॉल करने लगती है। फिर वो फर्श पर उल्टी कर देती है। ये देखकर बच्चे डर जाते हैं। डरी हुई और असली एली बोलने में सफल हो जाती है और बेत से गुहार लगाती है कि वो उसके बच्चों को दानवों के हाथों में न जाने दे। इसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है। डैनी और बेत उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि लिफ्ट खराब है। बेत एली के पड़ोसियों गैब्रियल और मिस्टर फोंडा से मदद मांगती है और वो एली को बिस्तर पर सुला देते हैं। फिर गैब्रियल और मिस्टर फोंडा मदद के लिए आग के निकास से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस बीच बेत अपनी बहन के साथ रिश्ते पर कुछ पछतावे के शब्द बोलती है और अचानक एली बेत का फोन कहता है कि वह जल रही है, और जब वह मुड़ती है तो उसका फोन टूट जाता है। तभी उसे अपनी आंख में एक मक्खी महसूस होती है। वह छपकती है और अचानक से फिर से जीवित हो जाती है। बच्चे वहां आते हैं और देखते हैं कि उनकी मां जिंदा है। बेत उन्हें बताती है कि वह जल रही है। बेत और डैनी उसे एक बाथटब में ठंडे पानी में डालने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी आंखें घूम जाती हैं और वह फिर से दीवार पर चढ़ जाती है। ये देखकर सब डर जाते हैं और ब्रिजिट केसी को वहां से ले जाती है। फिर एली दीवार पर रेंगती है और एक जोरदार चीख निकालती है जो सुनाई भी देती है। गैब्रियल और फोंडा बाहर है और बाथरूम के आईने भी टूट जाते हैं, जिससे वो चुप हो जाती है और वापस बाथटब में गिर जाती है। अगले ही पल वो बाथटब से बाहर आ जाती है और जब डैनी कहता है मॉम, तो वो उसे बताती है कि मम्मी अब कीड़ों के साथ है। फिर एली बाथटब से क्रॉल्स करती है, डरते हुए कि बेत और डैनी बाहर आ रहे हैं। एली फिर बाथरूम से एक कांच के टुकड़े के साथ बाहर आती है और बेत पर हमला करने की कोशिश करती है। जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो कांच उसके हाथ में चुभ जाता है। एली फिर उसे खींच लेती है। बाहर जाकर ब्रिजिट उसे रोकने के लिए कहती है। फिर एली मुड़ती है और उस पर कूदकर हमला कर देती है। उसके चेहरे पर टैटू पेन से काटती है। जब वह अपनी चोट चाटने की कोशिश करती है तभी डैनी उसे कुर्सी से गिरा देता है, जिससे वह एक अंधेरे कमरे में गिर जाती है। तभी गैब्रियल वहां आता है और जैसे ही एली उस पर हमला करने के लिए कूदती है, वे अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। फिर वह गैब्रियल की आंख काट लेती है और वह उसे फेंक देता है। उसके बाद वह अपनी आंख को खांसते हुए बाहर निकालती है, जो जैक के मुंह में चली जाती है। ये मौका देखकर बेत उसे बाहर बंद कर देती है और एली दरवाजे पर धड़धड़ाने लगती है। उसका सिर दरवाजे पर था। फिर कुछ समय बाद सब कुछ शांति से हो गया और बेत पीक होल से देखती है कि एली जैक का पीछा कर रही है और उसे बेरहमी से मार रही है। अचानक गैब्रियल उठता है और मदद मांगता है, लेकिन एली वहां आ जाती है और उसका गला काटकर मार देती है। तभी मिस्टर फोंडा अपनी राइफल से एली पर गोली चलाते हैं, लेकिन वो उन पर हमला करती है और उन्हें बेहोश कर देती है। फिर वो वहां आती है और पीक होल से झांकती है। अब ब्रिजिट डैनी से पूछती है कि क्या उसे नहीं लगता कि माँ उस किताब में की तस्वीरों की तरह दिखती है। डैनी कहता है ये उसकी गलती नहीं है और दोनों लड़ने लगते हैं। बेत उन्हें रोकती है और शांत करती है। डैनी कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो उसे किताब दिखाता है और वो पूछती है ये क्या है। इसी बीच केसी ब्रिजिट से पूछती है क्या बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो वहां से ये कहकर चली जाती है कि उसे ठीक है। जब वो चली जाती है, केसी अपनी माँ को एक गाना गाते हुए सुनती है और उस आवाज का पीछा करती है। यहाँ डैनी बेत को एक जरूरी चीज दिखाता है और बताता है कि इसमें किताब का एक डरावना हिस्सा है जिसे एक पादरी ने एक अंधे प्रार्थना के दौरान पढ़ा था। ब्रिजिट अपनी चोट की जांच करती है। काला होना शुरू होता है और तभी उसे यहाँ कुछ आवाज सुनकर डर लगने लगता है। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और ब्रिजिट के चेहरे से हर जगह से स्याही बहने लगती है। वो तुरंत होती है, लेकिन तभी वो ढेर सारे कीड़े उगल देती है। दूसरी तरफ एली केसी को दरवाजा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो ताला खोलती है, एली तुरंत उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन बेत और डैनी वहां उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं और बेत फिर से दरवाजा बंद करने में सफल हो जाती है। कुछ आवाज सुनकर बेत किचन में जाती है चेक करने, तो वो देखती है कि ब्रिजिट किचन काउंटर पर बैठी है। जब वो उसकी तरफ बढ़ती है तो उसका पैर एक बर्तन से टकरा जाता है और वो डर जाती है जब उसे ब्रिजिट को एक वाइन ग्लास चबाते हुए देखती है।
फिर वो उसे देखकर हंसती है और उसके चेहरे पर थूक देती है, जिससे वो लड़खड़ाती है। ब्रिजिट फिर उसके पास क्रॉलिंग करने लगती है, लेकिन बेथ उसे पीछे धकेल देती है। हालांकि ब्रिजिट उसके पैर को चीज ग्रेटर से काट देती है। बेथ उसे एक स्ट्यू पॉट से धक्का देकर गिरा देती है और डैनी भी वहां आ जाता है। फिर ब्रिजिट उसके पीछे लग जाती है। भाई बहन जब तक ब्रिजिट की तरफ बढ़ती है, जो कैसी की ओर देख रही है और उसके हाथ में एक बनावटी गुड़िया का नुकीला सिरा है, तब वो ब्रिजिट को मुंह से चीर देती है, जिससे वो मर जाती है। फिर डैनी उसे बांधकर बिस्तर में रख देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर बेथ डैनी के उपकरण को ठीक करती है ताकि वो वाइनाइल सुन सके और उसे पादरी की आवाज सुनाई देती है, जो बता रहा है कि उसे अपने साथियों को मारना पड़ा जो भूतिया हो गए थे और उसे उन्हें पूरी तरह से काटकर ही मारना पड़ा। इसी बीच एली वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। एक अपार्टमेंट में वेंट्स के जरिए चढ़ते हुए एक बिल्ली को चुपचाप मारते हुए ब्रिजिट उठती है और कमरे से बाहर आती है। एनी उसे देखती है जब वह केसी पर हमला करने की कोशिश करती है, तो वह केसी को बचाने के लिए उसे धक्का देता है और ब्रिजिट को चाकू मारता है। फिर ब्रिजिट उस पर हमला करती है, चाकू निकालती है और अपने हाथ पर घोंप देती है। फिर उसके चेहरे पर खून उगलती है। फिर वह चाकू निकालती है और कहती है कि उसने उसे किताब वापस रखने को कहा था। हालांकि वह ब्रिजिट को दर्द निवारक स्प्रे से आग लगा देता है, जबकि बेथ विनाइल सुन रही होती है। तभी एली अंदर आती है। कमरे में वेंट से बाहर आते हुए बेथ को शीशे में अपनी परछाई दिखाई देती है, जो उसके पीछे खड़ी है। वो डर जाती है और विनाइल प्लेयर बंद कर देती है। फिर एली अपनी उंगली से उसे चलाती है और आवाज उसके मुंह से निकलने लगती है, जो उसके गले में स्क्रूड्राइवर घुसा देती है, लेकिन इससे बेथ पर कोई असर नहीं होता। तभी बेथ कमरे से बाहर गिर जाती है। उसे घायल डैनी मिलता है और कैसी टेबल के नीचे छुपी हुई है। एनी कैसी से माफी मांगती है। फिर एली वहां आती है और बेथ पर हमला करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। कैसे दोनों को खत्म करने का तरीका अपनाते हैं, लेकिन कैसी एक जोड़ी बहनों को बेथ की तरफ धकेल देती है और वो उसकी नाक में चाकू घुसेड़ देती है। फिर बेथ कैसी को वहां से ले जाती है और ठान लेती है कि वो कैसी और खुद को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वो फोंडा के हाथ से शॉटगन ले लेती है और हमें दिखता है कि एली जिंदा है और अपनी नाक से कैंची निकाल रही है। बेथ आग से निकलने वाले दरवाजे को उड़ाने ही वाली थी कि एली उन पर हमला करने की कोशिश करती है और बेथ उसकी टांग पर गोली मार देती है। एली उठकर कैसी से कहती है कि बेथ उसकी मां को ले जाने की कोशिश कर रही है। कैसी कहती है कि उसे पता है कि अब वो अपनी मां नहीं है, और फिर बेथ उसका हाथ भी उड़ा देती है। लेकिन जो पड़ोसी एली ने मारे थे वो भी अब डेराइट बन जाते हैं। जब वो फोंडा को मारती है तो उन्हें डेराइट ब्रिजिट और डैनी और नेली हंसते हुए दिखते हैं। बेथ और कासी नीचे जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लिफ्ट में हर जगह खून भरने लगता है। इसी दौरान ब्रिजिट और डैनी एली के शरीर में कुछ तरह का स्पाइडर डेड आई बनाने के लिए खुदाई करने लगते हैं। बेथ और कासी पार्किंग गैरेज तक पहुंच जाती हैं। बेथ की कार एक गड्ढे में फंस जाती है। कैसी पीछे मुड़कर उसे बताती है कि वो आ रहा है और उसे वो स्पाइडर डेडाइट आता हुआ नजर आता है। लेकिन जब वो उनकी कार के पास पहुंचता है तो वो लोग बाहर निकलकर छुप जाते हैं। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और लगभग भाग ही जाते हैं, जब तक कि डेडाइट कैसी को पकड़कर खींच ले जाता है। वो लगभग उसे चेनसॉ से काट देते हैं। तब तक बेथ वहां पहुंचती है और उन्हें गोली मार देती है। वो लोग चेनसॉ उसे फेंक देते हैं, जिससे बेथ गिर जाती है और वो चेनसॉ को पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन उन्हें उसकी टांग पकड़कर खींचते हैं। डेराइट से एक लकड़ी काटने की मशीन चालू करते हैं और बेथ को उसमें खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसी उसे बंद करने में सफल हो जाती है। बेथ चेनसॉ उठाती है और डेराइट्स उसकी तरफ पड़ते हैं। कैसी लकड़ी काटने की मशीन चालू कर देती है और बेथ इसे एलिया, ब्रिजिट और डैनी पर चला देती है, जिससे उन्हें मशीन में ढकेलना पड़ता है। वह अफसोस के साथ देखती है क्योंकि उसे अपनी बहन, भतीजी और भतीजे को मारना पड़ता है, लेकिन वह डेराइट एलिया का सिर मशीन में फेंक देती है। कैसी अपने परिवार के खोने पर रोती है, लेकिन बेथ उसे सांत्वना देती है और उसे इमारत से बाहर ले जाती है। आज ये पता चलता है कि जेसिका एली और बच्चों के नीचे वाली मंजिल पर रहती है।
वो कैलेब और थेरेसा से मिलने की तैयारी कर रही होती है जब उसे पिछले रात का खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। फिर एक अदृश्य शक्ति उसके पीछे पड़ जाती है और मे जेसिका को चिल्लाने पर मजबूर कर देती है और फिल्म यहीं खत्म होती है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो अपडेट्स कभी न छूटे। देखने के लिए धन्यवाद।